हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डेंटल एजेस। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं टॉप 5 सेल ऑर्गेनेल्स के तीसरा पार्ट जो है लाइसोसोम। ठीक है, तो आज आपको लाइसोसोम कवर अप करवाएंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको लाइसोसोम पढ़ाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा भी, ठीक है, कि वो कैसे काम करता है, वो है क्या चीज़। ओके, तो पहले तो बात है, लाइसोसोम को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें एक याद रखो। जो लाइसोसोम है, ठीक है, ये पहले तो बात ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, इट इज़ ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, और दूसरा क्या चीज़ है, इट इज़ फॉर्म बाय द गोल्गी एपरेटस। किससे फॉर्मेशन होता है, ये कहाँ से बनता है, ये गोल्गी एपरेटस से बनता है। ठीक है, ओके। अब बात ये है कि गोल्गी एपरेटस से कैसे बनता है। ठीक है, तो पहले तो बात है, देखो गोल्गी एपरेटस के बारे में जो डिटेल डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा बेसिक समझा दूंगा कि गोल्गी एपरेटस से कैसे लाइसोसोम बनता है। तो पहले तो बात है, देखो ये गोल्गी एपरेटस होता कैसे है। ठीक है, आपने किताब में देखा होगा जो गोल्गी एपरेटस का उसका कुछ इस तरीके डायग्राम होता है, जस्ट लाइक ऐसे कुछ डायग्राम होता है। ठीक है, ओके, ऐसे करके डायग्राम हो जाता है। ओके, अब ये बात देखो, ये है ट्रांसफेस। ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं ट्रांसफेस। ट्रांसफेस का मतलब है कि वो ट्रांसफेस ट्रांसफेस का मतलब है कि वो जो ये जो फेस है गोल्गी एपरेटस को, ये जो फेस है ये किसके तरफ कर रहा है, ये जो फेस है ये फेस किसकी तरफ कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ कर रहा है। ठीक है, और ये है आपका सीस फेस। ये जो फेस है ये आपका सीस फेस होता है गोल्गी एपरेटस का। ये सीस फेस किसकी तरह पोजीशन करता है, फिर ये जो सीस फेस है ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह फेस करता है। ठीक है, तो ट्रांसफेस आपका सेल मेम्ब्रेन की तरह फेस करता है और सीस फेस आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह फेस करता है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके रेटिकुलर जो वेसिकल्स बनाते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेटिकुलर वेसिकल सिक्रेट करते हैं। ओके, रेटिकुलर वेसिकल्स। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके रेटिकुलर वेसिकल्स सिक्रेट करते हैं। ठीक है, रेटिकुलर वेसिकल्स। ओके, अब जो ये रेटिकुलर वेसिकल्स है, ये रेटिकुलर वेसिकल्स जो है, अब ये सीस फेज के द्वारा, ठीक है, जाके ट्रांस फेज में जाके ये कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होकर ये सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स बनाता है। ठीक है, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स जिसको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम। ठीक है, मतलब इनका सफर यहाँ से शुरू होकर मतलब जाकर आपका सीधा यहाँ पे वेसिकल्स बना देते हैं जिसको लाइसोसोम्स कहते हैं। सिक्रेटरी वेसिकल्स बाद में कन्वर्ट होकर वो लाइसोसोम बन जाता है ट्रांसफेज से निकलकर। ओके, तो दैट इज द एक ऊपर का व्यू है कि लाइसोसोम क्या है और कैसे बनता है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहले तो बात है, ये सेल्स का डाइजेस्टिव ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल्स डाइजेस्टिव ऑर्गेनल्स क्योंकि क्या होता है, जो वो वेसिकल्स होते हैं वो आपके जो मान के चलो प्रोटीन्स है या फिर जो बाहर से आए कुछ फॉरेन पार्टिकल्स है उसको डाइजेशन में वो मदद करता है। ठीक है, अब ये जो है ये सेल्स डाइजेस्टिव ऑर्गेनल्स होता है। और दूसरा क्या है, इनका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये ऑप्टिमल एक्टिविटी का मतलब क्या है, ऑप्टिमल एक्टिविटी का मतलब है लाइसोसोम का बेस्ट कंडीशन वर्क करने का, बेस्ट कंडीशन। ठीक है, हर ऑर्गेनेल का, हर सेल का एक बेस्ट मतलब टाइम होता है जब वो ठीक से मतलब बेस्ट परफॉर्म करता है। ठीक है ना, तो लाइसोसोम का ऑप्टिमल कंडीशन मतलब क्या है, वो स्पेसिफिक कंडीशन जहां पर उनके जो एंजाइम्स होते हैं सबसे फास्ट और एफिशिएंटली काम करता है, वो कहाँ पे होता है, कब होता है, एट एसिडिक पीएच है, और वो हाइड्रोलाइज करता है। ठीक है, दस दे आर कॉल्ड द एसिड हाइड्रोलाइसिस। ओके, समझ आ गया। और इनको हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं सेल का, बिकॉज क्यों कहते हैं, अब लाइसोसोम के अंदर जो मतलब इंटरनल जो एनवायरनमेंट होता है, लाइसोसोम के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक होता है, हमेशा एसिडिक रहेगा। ठीक है, अब ये मतलब मान के चलो वही बात है, हम तो डूबे सनम, साथ में तुमको भी लेके डूबेंगे। ठीक है ना, मतलब क्या है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होगा या फिर सेल के अंदर जो एपोप्टोटिक मतलब बॉडीज होती है, ठीक है, जो मतलब काम की चीज नहीं है, वो लाइसोसोम तो मतलब अपने अंदर लेकर वो तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है थ्रू लाइसोसोमल एंजाइम्स, बट साथ साथ क्या वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है ना, मेरी बात समझ आई ना।
तो इन द प्रोसेस ऑफ डेस्ट्रॉइंग द सबस्ट्रेट लाइसोसोम्स आर डेस्ट्रॉयड अलोंग विद देम। ओके, उसके साथ वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अब बारी है कि जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो लाइसोसोमल एंजाइम्स, बहुत सारे भी एंजाइम्स अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उनमें अगर कोई डिफिशियंसी हो जाए, इफ देयर इज डिफिशिएंट इन एनी एंजाइम ऑफ द containing in lysosome, then that particular substrate won't be destroyed, ठीक है। अब मान के चलो लाइसोसोम, मान के चलो एक मैं एंजाइम का नाम बता देता हूँ, प्रोटीज, ठीक है। प्रोटीज क्या डिस्ट्रॉय करता है? लाइसोसोम के अंदर जो प्रोटीज है वो क्या डिस्ट्रॉय करेगा? प्रोटीज और अमीनो एसिड को डिस्ट्रॉय करेगा। मान के चलो लाइसोसोम के अंदर प्रोटीज की ही डेफिशिएंट होगी, प्रोटीज की डेफिशिएंट हो गई। अब प्रोटीज की डेफिशिएंट अगर हो जाएगा तो प्रोटीन का जो मतलब प्रोटीन का मात्रा बढ़ नहीं जाएगा सेल के अंदर। जो मान के चलो एबनॉर्मल प्रोटीन हो जिनको वो डिस्ट्रॉय करना था, या वो फॉरेन से अगर कोई अन्य प्रोटीन हो, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना था, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा, तो सेल के अंदर जो प्रोटीन का मात्रा है वो बढ़ जाएगा, एक हिसाब से तो बढ़ ही जाएगा ना। तो उससे जो डिसऑर्डर्स या डिजीज बनते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स। ओके, क्या क्या डिसऑर्डर्स है वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल और रेसिडुअल बॉडीज। टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक है प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा होता है सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं? जो जस्ट पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द गोल्गी एपरेटस, जो अभी अभी गोल्गी एपरेटस से पिंच्ड ऑफ होकर बाहर आया है, ठीक है, वो प्राइमरी लाइसोसोम्स है, मतलब गोल्गी एपरेटस से बन के बाहर निकला है ये, ठीक है। और सेकेंडरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं? आपने शायद पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ठीक है, पिनोसाइटोसिस से पढ़ा होगा, उसमें हमें पढ़ा होगा कि फैगोसोम बनता है, एंडोसोम बनता है, ठीक है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद फैगोसोम और एंडोसोम। ओके, फैगोसोम और एंडोसोम, ये नहीं है कुछ, सी बिलो नहीं है कुछ, ठीक है। इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ फैगोसोम और एंडोसोम, ठीक है। और ये एक्टिव लाइसोसोम है, ठीक है, पर अब प्राइमरी लाइसोसोम होता है इनएक्टिव, सेकेंडरी लाइसोसोम होता है एक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट आपका फंक्शन, फंक्शन क्या है? फंक्शन यही है कि गार्बेज सिस्टम है ऑफ द सेल बिकॉज देयर डिग्रेडेशन एक्टिविटी। 50 डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाया जाता है जिसको हम एसिड हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। आप प्रेजेंट इन लाइसोसोम थ्रू व्हिच लाइसोसोम एग्जीक्यूट देयर फंक्शन, ठीक है। तो लाइसोसोम्स में 50 के मतलब 50 के टाइप्स के डिफरेंट एंजाइम्स पाया जाता है, लाइसोसोमल एंजाइम जो एसिड हाइड्रोलाइसिस होते हैं, ठीक है। वो आपके सेलुलर फंक्शन में बहुत काम आता है, मतलब है ना, गार्बेज सिस्टम में जो फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करना हो वो उसमें काम आता है, ठीक है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? एक है प्रोटीज, लाइपेज, एमाइलेज, न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोटीज क्या है? प्रोटीज हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन और एमाइनो एसिड, प्रोटीन से एमाइनो एसिड बना देता है। लाइपेज क्या करता है? लिपिड से फैटी एसिड और ग्लिसराइड्स बना देता है। एमाइलेज क्या करता है? पॉलीसैकेराइड से ग्लूकोज बना देता है। और न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड्स को हाइड्रोलाइज करके मोनोन्यूक्लियोटाइड्स बना देता है। यह है लाइसोसोम के एंजाइम्स के फंक्शन। ओके, अब मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म क्या है? लाइसोसोमल फंक्शन के दो मैकेनिज्म होता है, एक है आपके हेट्रोफेगी, दूसरा आपका है ऑटोफेगी, ठीक है। हेट्रोफेगी और दूसरा क्या है? ऑटोफेगी। हेट्रोफेगी क्या होता है? अगर मान के चलो लाइसोसोम कोई बाहर के पार्टिकल्स को एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर रहा है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स का अगर डाइजेशन कर रहा है लाइसोसोम, तो उसको हम हेट्रोफेगी कहते हैं, ठीक है ना। और ऑटोफेगी का मतलब क्या है? खुद का, मतलब अगर खुद के सेल के अंदर, मतलब जो जिस सेल में लाइसोसोम है उस सेल में अगर कोई मान के एपोप्टोटिक बॉडीज आ जाए या फिर कोई ओरन आउट वैसे सेल ऑर्गेनल्स हो, उनको अगर डिस्ट्रॉय करना हो तो जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं हम? ऑटोफेगी, ठीक है। तो हेट्रोफेगी देख लो क्या है कि डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स, ठीक है, एनगल्फ बाय द सेल बाय एंडोसाइटोसिस, ठीक है। और डाइजेशन ऑफ इंटरसेलुलर मटेरियल्स सच एज ओन और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब आती है आपका पूरा मैकेनिज्म आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, मैकेनिज्म पूरा पढ़ाएंगे आपको कि देखो पहले तो बात है क्या, पहले तो देखो मैक्रोमोलिकुल्स, ठीक है, मैक्रोमोलिकुल्स, ठीक है, जो ये फैगोसाइटोसिस में है ना, जो मैक्रोमोलिकुल्स होता है सेल मेम्ब्रेन में वो एंटर करता है, ठीक है। जो मैक्रोमोलिकुल्स होते हैं वो पहले एंटर किया सेल में, अब एंटर करने के बाद, ठीक है, वो एंडोसाइटोसिस के द्वारा, माने फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, इनके द्वारा क्या बनता है? वो फैगोसोम, एंडोसोम, ये सब बनता है एंटर करने का। अब क्या होता है? वही फैगोसोम, एंडोसोम क्या होता है? वो आपके जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है उसके साथ वो फ्यूज करता है, ठीक है। और फ्यूज करने के बाद क्या बनता है? जो प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज करने के बाद बनता है आपका सेकेंडरी लाइसोसोम,
ठीक है। अब सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया। अब वो सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है, जो उसका जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। बनने के बाद सेकेंडरी लाइसोसोम बनने के बाद उसका पीएच क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। अब एसिडिक होने के बाद क्या होता है, जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है, उनको ऑप्टिमल पीएच मिल गया। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स है उनको ऑप्टिमल पीएच मिल गया, वो तो एसिडिक में काम करता है। तो सेकेंडरी लाइसोसोम बनने के बाद वो जो लाइसोसोम के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो गया। अब वो लाइसोसोमल जो एंजाइम्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद जो भी बैक्टीरिया या फिर जो भी जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, या मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं थ्रू लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब वो जो सेकेंडरी लाइसोसोम है, अब तो डिस्ट्रॉय हो गया। अब वो सेकेंडरी लाइसोसोम जो है जिसके अंदर डिग्रेडेड मटेरियल्स रह गए हैं, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में जाके वो सेल मेम्ब्रेन में जाता है। सेल मेम्ब्रेन में जाके वो सेल मेम्ब्रेन में फ्यूज करके एक्सोसाइटोसिस के द्वारा वो बाहर, मतलब ऑर्गेनेल्स को बाहर, जो भी ओरोनोट जो भी बना होगा है ना, डिग्रेडेड मटेरियल है, वो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा सेल के बाहर पहुंचा देता है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें देख रहे हो कि ये मान के चलो फूड पार्टिकल्स या फिर कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ये एंटर किया। एंटर करने के बाद एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंटर करने के बाद ये एक वैक्यूल फॉर्म में बन जाता है, जिसको फैगोसोम एंडोसोम कहते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, आपके जो लाइसोसोम्स हैं, जो ये मान के जो ये लाइसोसोम है, ये कौन सा लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम है, ठीक है ना। दिस इज द प्राइमरी लाइसोसोम, ओके। ये प्राइमरी लाइसोसोम आपका प्राइमरी लाइसोसोम अब क्या करता है, इसके साथ बॉन्डिंग करता है, फ्यूजन करता है। फ्यूजन करके क्या बनता है, सेकेंडरी लाइसोसोम। अब सेकेंडरी लाइसोसोम बनने के बाद क्या होता है, उनका जो जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाता है, जिसके कारण जो एंजाइम्स है लाइसोसोम को वो एक्टिवेटेड हो जाता है। अब एक्टिवेट होने के बाद अब जो भी मान को चलो बैक्टीरिया हो या फिर कोई मैक्रोमोलिक्यूल्स हो, उसको डिग्रेड, डिस्ट्रॉय कर देता है। और डिस्ट्रॉय करने के बाद वो सीधा सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाके, ठीक है, फ्यूज होकर, ठीक है, जो भी डिग्रेडेड मटेरियल होगा वो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा वो बाहर कर देगा, ठीक है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ लाइसोसोम। अब उसके साथ साथ देखो लाइसोसोम भी खत्म हो रहा है ना, उसके साथ साथ लाइसोसोम भी खत्म हो गया, लाइसोसोम भी गया, अब वो वापस नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलो, एक तो आपको मैंने ये आपको फॉरेन पार्टिकल्स के बारे में पढ़ाया था कि मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना, फॉरेन पार्टिकल्स। अब बारी होती है और नॉट ऑर्गेनेल्स, मतलब खुद के अंदर, है ना, खुद मतलब सेल के उसी सेल में ही अगर कोई गड़बड़ी हो तो, ठीक है। जैसे कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे कि कोई ओरनोट वेसिकल मतलब ऑर्गेनल्स हो, कोई ओरनोट मतलब वो ऑर्गेनल खराब हो गया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, और भी मान के चलो साइटोस्केलेटल बॉडीज होते हैं, ठीक है, वो मान के चलो कभी कभार एपोप्टोसिस उनके हो जाता है। तो वो क्या होता है, तो वो जो ओरनोट ऑर्गेनल्स है उसमें क्या होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो रैप कर लेता है अपने आप, है ना, मतलब रैप कर लेता है उसके ऊपर, जो भी ओरनोट ऑर्गेनल्स है उसके ऊपर वो रैप कर लेता है। अब रैप करने के बाद क्या होता है, ठीक है, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रैप्स इटसेल्फ अराउंड द ओरनोट ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके बाद वो जो वैक्यूल्स बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोफेगोसोम्स। अब एक चीज़ देखो, हमने उससे पहले क्या पढ़ा था, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है या फॉरेन पार्टिकल्स है, वो अंदर जाने के बाद वैक्यूल जो फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फैगोसोम एंडोसोम कहते हैं। पर उसमें तो खुद का ही सेल है, खुद का ही है ना, खुद का ही है। तो वो इसमें क्या होता है, रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रैप करता है, रैप करने के बाद जो वैक्यूल बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोफेगोसोम्स, ओके। अब यही बाकी पूरा प्रक्रिया सेम है, वही प्राइमरी लाइसोसोम आएगा, फ्यूज करेगा, सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा, ठीक है। अब जो भी मटेरियल्स जो भी है ना, वो जो भी ऑर्गेनल होगा उसको डिग्रेड कर देगा, डिस्ट्रॉय करके एक्सोसाइटोसिस के द्वारा वो बाहर कर देगा, ओके। आपको अभी ये फंक्शन समझ आ गए, ठीक है। अब क्या है, रिमूवल ऑफ एक्सेस सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स इन द सेल, ठीक है। अब जो एक्सेस सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कभी होता है कि सलाइवा सिक्रेशन, अभी कोई भी सिक्रेशन होता है ना, इंटेस्टाइनल सिक्रेशन का, बिकॉज जो एक्सेस हो जाता है ना, उनको जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करने में भी लाइसोसोम बहुत, है ना, मतलब अच्छा काम करता है, ठीक है। कैसे, बाय डिग्रेडिंग द सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स को डिग्रेड करके ही वो एक्सेस जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। जो मतलब ठीक समझ आया ना कैसे करता है। जैसे मतलब मान के चलो उस सिक्रेटरी प्रोडक्ट को उसने लाइसोसोम ने
दबोच लिया, ठीक है। दबोचने के बाद सेकेंडरी लाइसोसोम बना। अब सेकेंडरी लाइसोसोम बनने के बाद क्या होगा, वो सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स को तोड़ेगा ना भाई, तोड़ने के बाद सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स बनेगा। अब वो ग्रेन्यूल्स को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। समझ आ गया, दैट इज द मतलब बेसिक का कॉन्सेप्ट, ओके। नेक्स्ट आपका सेक्रेटरी फंक्शन। अब कुछ कुछ लाइसोसोम्स जो होते हैं वो सेक्रेटरी फंक्शन करता है, ठीक है, उनको हम सेक्रेटरी लाइसोसोम्स कहते हैं, जो कुछ कुछ सेल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट में पाया जाता है और नेचुरल किलर सेल में पाया जाता है। वो क्या, उसमें जो लाइसोसोम्स है क्या सीक्रेट करते हैं, परफोरिन और ग्रेंजाइम, ठीक है। अब परफोरिन क्या करता है, वो पोर फॉर्मिंग प्रोटीन है जो आपके सेल डेथ में इनिशिएट करता है, और ग्रेंजाइम्स क्या करता है, आपके एपोप्टोसिस में इनिशिएट होता है वो, ठीक है। अब हाँ, और क्या है, और आपका एक सेक्रेटरी लाइसोसोम्स है जैसे कि मेलानोसाइट जो मेलानिन सीक्रेट करता है, और क्या है, मास्ट सेल है जो सेरोटोनिन सीक्रेट करता है, जो आपके वैसोकॉन्स्ट्रिक्टिव सब्सटेंस है और इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, ठीक है। क्या है, पहले तो ये GM1 गैंग्लियोसाइडोसिस। अब GM1 क्या है, और सर GM1 क्या बोल दिए, GM1 का फुल फॉर्म होता है, G का मतलब होता है गैंग्लियोसाइड। गैंग्लियोसाइड क्या है, एक स्ट्रक्चरल लिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स और सिग्नल के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। और M का मतलब है मोनोसायलो। मोनो का मतलब एक, साइलो मतलब साइलिक एसिड, मतलब एक साइलिक एसिड। साइलिक मतलब क्या है, जैसे कि एन एसिटाइल न्यूनेमिक एसिड, और दूसरा होता है NaNA, ठीक है। वो एक होता है तो उसको मोनोसाइलो कहते हैं, और वन एक सब टाइप होता है, ठीक है। तो GM1, ओके। तो GM1 गैंग्लियोसाइडोसिस। अब देखो कौन सा एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है, GM1 गैलेक्टोसाइडेज की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है, लिवर एनलार्जमेंट हो रहा है, स्केलेटल इन्वॉल्व है ना, स्केलेटल भी इन्वॉल्व होता है साथ में, और डेथ बाय H2, ठीक है। दूसरा है टे शार्क्स डिजीज, ठीक है, किसकी एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से होता है, हेक्सोजैमानिडेज, ठीक है, हेक्सोजैमानिडेज ए की वजह से होता है, ठीक है। अब क्या होता है उसके, सेम चीज, मेंटल रिटार्डेशन, ब्लाइंडनेस, डेथ, ठीक है। ऐसे करके फेब्रिज डिजीज है जो गैलेक्टोसाइडस के ए की वजह से होता है। सैंजॉफ डिजीज है जिसको जो हेक्सोसेमिनिडेज ए और बी की वजह से होता है। गॉचर्स डिजीज है जो ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की वजह से होता है। नीमैन पीक डिजीज है जो स्पिंगोमाइलिनेज की वजह से होता है। और फार्बर्स लाइपोग्रेनुलोमेटोसिस एक डिजीज है जो सेरेमाइडेज की वजह से होता है। और क्रेबिज डिजीज जो गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज की वजह से होता है, ठीक है। ऐसे सारे डिजीजेज हैं लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स जो लाइसोसोम्स के कुछ एंजाइम्स हैं उनकी डिफिशियंसी की वजह से वो होता है, जिसके कारण हमारे जो शरीर में है वो डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस दिखाते हैं, ठीक है। अब बारी आती है आपका सेकंड लास्ट टॉपिक, लाइसोसोमल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, दैट इज लीस्ट, ठीक है। ये क्या है, ये आपके कुछ बेसिकली वो ट्रांस मेम्ब्रेन ना, प्रोटीन का मतलब क्या बोलते समझते हैं यहाँ पे, लाइसोसोमल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। आप समझ ही रहे वो क्या है, वो एक चैनल है, ठीक है। वो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है जो लाइसोसोम में पाया जाता है। लाइसोसोम का जो मेम्ब्रेन है उसमें कुछ चैनल्स है, उसमें हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है। वो क्या करता है, वही चीज़ है भाई, कुछ नहीं, जो उनका काम है जो लाइसोसोम के अंदर बाहर के जो मोलिक्यूल्स हैं उनको जो ट्रैफिक है उनको रेगुलेट करना होता है, बस, और कोई काम नहीं उनका, ठीक है। अब ये मान के चलो क्या करता है, नॉर्मल पैकेजिंग, पहले तो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स के, उनकी नॉर्मल पैकेजिंग और मतलब मान के चलो पैकेजिंग और बाहर निकालने के लिए, एक्सोसाइटोसिस करने के लिए, है ना, काम आता है। दिस प्रोटीन इज एनकोडेड बाय द जीन CHS1। जो न्यूट्रोफिल्स में जो भी लिस्ट होता है उनको कैसे एनकोड किया जाता है, किससे, जीन CHS1, ठीक है। अगर डिफेक्ट हो जाए इनमें, अगर लिस्ट में लाइसोसोमल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में कोई डिफेक्ट हो, उससे क्या सिंड्रोम बनता है, चेडियाक हिगाशी सिंड्रोम, ठीक है। उन पेशेंट्स में क्या होता है, पहले तो बात है निस्टैग्मस होता है, मतलब रैपिड आई मूवमेंट होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पार्शियल ओक्यूलोक्यूटेनस एल्बिनिज्म, मतलब क्या है, आपको पता है मेलानोसोम्स, स्किन में मेलानोसोम्स होते हैं। मेलानोसोम्स क्या करता है, जो आपकी जो मेलानिन है उसको ट्रांसपोर्ट करना, पैकेजिंग करना, उनका ही काम होता है, ठीक है, मेलानोसोम्स का ही काम है, ठीक है। अब वो क्या होता है, अगर वो एबनॉर्मल फ्यूजन करे, अगर उनमें एबनॉर्मल फ्यूजन हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आइज में जो पिगमेंट है या फिर स्किन में जो पिगमेंट है वो कम बनने लगता है, ठीक है। उनसे जो प्रॉब्लम होता है उनके क्या होता है, पार्शियल ओक्यूलोक्यूटेनस एल्बिनिज्म। और साथ में क्या होता है, जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से वायरल इन्फेक्शन, वो बढ़ जाता है। तो इंक्रीज नंबर ऑफ इन्फेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम मेनी बैक्टीरियल एजेंट्स, बैक्टीरियल एजेंट्स की वजह से इन्फेक्शन है ना बढ़ जाता है, ठीक है।
दैट इज फॉर टुडे गाइस। तो आपका लाइसोसोम खत्म होता है, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना, रिवीजन। ओके, पहले तो बात है क्या है, लाइसोसोम क्या होता है, सुसाइडल बैग है ना। अब मेडिकल में तो ऐसा मत लिखना है सुसाइडल बैग, थोड़ा बहुत लिखना है क्यों कैसे, है ना। तो दिस इज द सेल डाइजेस्टिव ऑर्गेनल्स, ठीक है, सेल डाइजेस्टिव ऑर्गेनल्स होता है, ठीक है। वो उनका ऑप्टिमल एक्टिविटी पीएच में होता है, ठीक है ना, मतलब एसिडिक पीएच में होता है, ठीक है। और साथ में उनको क्या करते हैं, अगर उनमें कोई डिफिशियंट हो जाए तो उनमें जो डिसऑर्डर, कोई भी लाइसोसोमल एंजाइम्स में कोई भी लाइसोसोमल एंजाइम अगर डिफिशियंट हो, उनसे जो भी डिसऑर्डर होता है उनको क्या कहते हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, ठीक है। और क्या रह गया, और आपका रह गया कैसे, किससे बनता है, गोल्गी एपरेटस से बनता है, ठीक है ना। जो रेटिकुलर वेसिकल्स होता है वो सीस फेज से लेकर ट्रांस फेज तक जाने के बाद वो सेक्रेटरी वेसिकल्स बन जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। अगर वो आपके फेगोसोम या एंडोसोम के साथ फ्यूज कर ले उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम बनने के बाद क्या होता है, आपका जो उनके अंदर जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाता है, जिसके कारण जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर वो चाहे वो ओरोनॉट ऑर्गेनल्स हो, चाहे वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हो, फॉरेन पार्टिकल्स हो, ठीक है, जो वैक्यूल्स बनता है, जो फेगोसोम एंडोसोम है ना, वो क्या करता है, फ्यूजन के बाद जो सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया, अब जो अगर वो जो एंजाइम्स वो एक्टिवेट होने के बाद उसको डिग्रेड कर देंगे, वो जो डिग्रेड करने में जो प्रोडक्ट बनता है वो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा सेल के बाहर कर देगा, ठीक है। दैट इज, अब कुछ एंजाइम्स है जैसे प्रोटीज, लाइपेज, एमाइलेज, न्यूक्लियस, ठीक है। और जो मतलब अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को डाइजेशन करे तो उसको हेट्रोफेगी कहते हैं, अगर इंट्रासेलुलर का हो तो ऑटोफेगी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, जो है ना, अगर सेल के अंदर से हो रहा तो जो वैक्यूल बनता है उसको ऑटोफेगोसोम कहते हैं, ठीक है। और अगर बाहर से हो तो अगर फेगोसाइटोसिस तो फेगोसोम कहते हैं ना। और अगर मान के चलो, है ना, और पिनोसाइटोसिस से बनता हो या फिर रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस इनसे अगर बनता हो तो हम एंडोसोम ही कहते हैं, ठीक है। तो और कहाँ कहाँ काम आता है, एक्सेस सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में काम आता है, कुछ सेक्रेटरी फंक्शंस में काम आते हैं, ठीक है। और ये आपके लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर से कुछ, जिसमें है एक है GM1 गैंग्लोसाइटोसिस, टैश एक्स डिजीज़, फेब्रिज डिजीज़, सैंडऑफ डिजीज़, गॉचर्स डिजीज़, नीमैन पिक डिजीज़, फार्बर्स लाइपोग्रैनुलोमैटोसिस और क्रेब्स डिजीज़, ठीक है। अब लाइसोसोमल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होता है, वो ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल है जो लाइसोसोम के मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जो आपके, है ना, जो भी मोलिक्यूल्स है उनका, है ना, सिग्नल, है ना, ट्रैफिकिंग उनको रेगुलेट करता है, ठीक है। और जैसे अब मैं अगर बात बताऊं, न्यूट्रोफिल्स में जो पाए जाते हैं, ठीक है ना, वो क्या करता है, जो ग्रेनुल्स है उनको पैकिंग और, है ना, ट्रांसपोर्टिंग में काम आता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग में काम आता है। और जो प्रोटीन उसको कैसे एनकोड करता है, GNCAHS1 से, ठीक है। अब उनमें अगर डिफेक्ट हो तो चेडियाक हिगाशी सिंड्रोम होता है, जिनमें, है ना, 3 सिम्टम पाए जाते हैं, निस्टैग्मस, पार्शियल ऑक्यूल क्यूटिनस एल्बिनिज्म एंड इंक्रीज नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ओके। तो आपका जो लाइसोसोम का सत्र है वो खत्म होता है, ठीक है। तो आज के दिन में आपको लाइसोसोम खत्म किया है, ठीक है। और पिछले क्लास में तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो अगले क्लास में आपको गोल्गी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, डिटेल में जाएंगे, ओके। तो अच्छे से पढ़िए, है ना। अब मैं वही बोल रहा हूँ बार बार कि भाई देखो, जो ये जो टॉप 5 सेल ऑर्गेनल्स है ना, ये जो टॉपिक है, ये मैं चाहूँ तो 1 घंटे में पूरा, है ना, टॉपिक पढ़ा के ख़त्म कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को बेसिक से समझ जाए, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ये जो सेल बायोलॉजी है ना, ये पूरी एक सेल बायोलॉजी का पार्ट है। अब इसी से ही आपका जो अगर बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आगे की पढ़ाई, है ना, आगे के जो मान के चलो आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे, चाहे बाकी जो फिजियोलॉजी के जो टॉपिक्स पढ़ोगे, उसमें अगर कोई भी मान के चलो सेल्यूलर, है ना, पार्ट आ जाए, है ना, तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा चीज़ों में, ठीक है ना। बाकी चीज़ों में क्या होगा, बाकी लोग क्या करते हैं, उसे टाइम लगा देते हैं कि यार ये सेल वो सेल कौन सा सेल याद नहीं हो रहा है, इसका क्या फंक्शन है। पर अगर आपका सेल बायोलॉजी का जो फंक्शन है ना वो स्ट्रांग रहा कंसेप्ट, तो आपको उस चीज़ को समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, शायद जल्दी ही कर लो। और दूसरी बात ये है कि भाई देखो, मैं अगर टपका के पढ़ा दूं, है ना, तो शायद आपको वो टॉपिक बाद में रिवीजन करने में शायद 20 मिनट 30 मिनट लग जाएगा,
वही अगर मैं लाइसोसोम ही बता दूं, सिर्फ लाइसोसोम टॉपिक बता दूं, पर अगर मैं इस पूरा चीज़ों को बढ़िया तरीके से आपको समझा दूंगा ना, तो वही टॉपिक आपको खत्म करने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट लगेगा। अभी जैसे आपको रिविजन करा है ना, जस्ट उसी टाइम वही टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक समझ आ गया है, कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इस चीज़ पर टाइम ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आए, ठीक है ना, बेसिक क्लियर हो जाए, ठीक है। तो दैट इज फॉर टुडे गाइस। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में गोल्गी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है, और खत्म करते हैं टॉप 5 सेल ऑर्गेनेल्स के टॉपिक को, ठीक है। उसके बाद आगे का लेक्चर भी होंगे जिसमें आपको अदर सेल ऑर्गेन्स भी पढ़ाएंगे। वो इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी उसको हम पढ़ाएंगे, उनको हम, है ना, टपका नहीं देंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए गुड डे।